गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है, आदि सारी चीजें हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ। ठीक है, पदार्थ देखिए, पदार्थ को परिभाषित कैसे करते हैं। संसार में पाई जाने वाली वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, लिख दीजिए, संसार में पाई जाने वाली वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, संसार में पाई जाने वाली वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे जल का एक पदार्थ है, इसका कुछ स्थान घेरता है जहां पर रखते हैं, और ये क्या करता है, भार होता है इसका। ईंट का एक पदार्थ है। ठीक है, एल्कोहल का एक पदार्थ है, क्या एक पदार्थ, कुर्सी क्या एक पदार्थ है, चाक का है। ठीक है, आदि सारी चीजें क्या है, पदार्थ। मतलब जल, ईंट, एल्कोहल, कुर्सी, चाक, ये सब कहाँ पाई जाती है, संसार में पाई जाती है। ये सारी चीजें क्या है, पदार्थ। अब पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। इसको नोट कर लीजिएगा, पदार्थ का वर्गीकरण। आप भी लिखना आइएगा, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे, दो आधार पर करेंगे, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। तो पहला लिखिए, इसका परिवर्तन करते हैं। पहला भौतिक आधार लिख देते हैं, भौतिक आधार, और दूसरा लिख देते हैं रासायनिक आधार। दूसरा कौन सा आधार है, रासायनिक आधार। देखिए भौतिक परिवर्तन या भौतिक आधार क्या है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन या भौतिक आधार क्या है। देखिए ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाते हैं तो दूसरे किसी तीसरी वस्तु का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको हम पुनः उसी अवस्था में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं।
ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं पुनः उसी अवस्था में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखिए जैसे मोमबत्ती का पिघलना, उदाहरण क्या है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक आधार। रासायनिक आधार को हम कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब किसी तीसरी वस्तु का क्या होता है, निर्माण होता है, लेकिन उसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको हम परिवर्तन होने के बाद पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, पुनः उसी अवस्था में ना, पुनः उसी अवस्था में आना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और पुनः उसी अवस्था में ना आना कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। दूसरा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना है, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तीसरा जीवों का बड़ा होना, जीवों का बड़ा होना, जीवों का क्या होना, बड़ा होना। अब कोई जीव बड़ा हो गया, उसको छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, काट करके छोटा कर ही सकते हैं। और भोजन का पाचन, चौथा है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ये सारे कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और इसमें मोमबत्ती का पिघलना, दूसरा बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना, ठीक है। तीसरा हम लिख सकते हैं जल से वाष्प का बनना, जल से वाष्प का बनना। ये कैसे परिवर्तन है, सब भौतिक परिवर्तन। देखिए मान लीजिए कोई काला व्यक्ति है, ठीक है, उस विभिन्न प्रकार के क्या आजकल क्रीम पाउडर है, सारी चीजें हैं, ठीक। तो रात के समय हम बारात के समय आप लोग देखते होंगे क्रीम पाउडर लगा करके काला व्यक्ति भी क्या बन जाता है, गोरा बन जाता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन तो हो जाता है, ठीक, परिवर्तन हुआ। लेकिन दिन के समय जब उसको फिर धूप लगती है तो वो फिर किसमें आ जाता है, फिर काला हो जाता है। तो एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। मतलब पुनः उसी अवस्था में आ जाना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और पुनः उसी अवस्था में न आना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये दोनों परिवर्तन आप लोग को समझ में आया होगा, दोनों आधार। अब इसको नोट कर लीजिएगा, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना या जल से वाष्प का बनना, कैसा परिवर्तन है। देखिए जल से वाष्प बनेगा और फिर जब वाष्प को आप गर्म करने के क्या होता है, फिर जल बन जाएगा, ठीक। अब देखिए भौतिक आधार कितने प्रकार के हैं। भौतिक परिवर्तन या भौतिक आधार, देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों। देखिए सामान्य रूप से 3 है, लेकिन ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 सामान्य, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी कौन सी अवस्था है, जिसपे अभी तक खोज चल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन, ठीक है।
तो भौतिक आधार को कितने भागों बांटा गया? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन अवस्था। देखिए ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है? निश्चित होता है। पहला पॉइंट, जिसका आयतन आकार निश्चित होता है। जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है? निश्चित होता है। उसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, इसके कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इसके कण जो होते हैं पास, इसके कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है। इसके कण पास पास होते हैं। उदाहरण लीजिए, उदाहरण जैसे ईंट, ठीक है, जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और इसके कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसको ये क्या कहलाते हैं? आदि। देखिए ईंट है, ईंट के कण क्या है? एकदम पास पास है। ईंट के कण क्या है? एकदम पास पास है। ये हमारा क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठीक। अब लिखा है जिसका आयतन एवं आकार, आयतन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और आकार। मान लीजिए हमारा डेस्टर है, इसको मान लीजिए ईंट है, मान लीजिए डेस्टर एक ऐसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ। अब इसको हम यहाँ रख रहे हैं तो क्या एक इसका एक आकार हो रहा है और एक आयतन, मतलब इसमें हम इसके आयतन में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जला देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जब एक ठोस अवस्था में है जिसका हम आयतन एवं आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। ठीक। तो इसके कण क्या है? पास पास में, और इसका आकार क्या है? निश्चित है। उदाहरण डेस्टर की लिख लीजिएगा, डेस्टर। तो ये सब क्या है? ठोस। इसके आयतन एवं आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जहां पर इसको हम रखेंगे वही आकृति क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। अगर क्या नाम गिलास में रखेंगे या लोटा में रखेंगे तो ईटा या ये हमारा डेस्टर उतना आकार लेगा, उतना आयतन ग्रहण करेगा जितना हम किसी एक थाली में रखें। ठीक है। इसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब देखिए ठोस समझ में आ गया होगा। ठीक। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव, इसको निकालते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था। देखिए द्रव क्या होता है? इसका आकार जो होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसके कण ठोस अवस्था की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसके कण क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। उदाहरण जल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि। ये किसके उदाहरण है? द्रव। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसके कण क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसको जिस आकृति में आप रखेंगे वही आकृति में क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हम इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आयतन को तो हम माप सकते हैं कहीं पर भी रख करके, लेकिन आकार ये क्या होंगे? जहां पर रखेंगे उसी आकार में क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। जैसे मान लीजिए
ये हमारा कोई ग्लास है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लास है, और इसमें एक ग्लास क्या भरनी है, पानी भरनी है, ठीक। अब इसके आयतन को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और इसी आकृति, ठीक है, अब इतना आकार क्या कर लिया, ग्राफ कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक थाली लेते हैं बड़ी सी, एक क्या लेंगे, बड़ी सी थाली ले लेंगे, और इस पानी को किसमें पलट दिए, थाली में। अब थाली में पूरा पानी क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो आकार अनिश्चित हो गया ना, और आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी निश्चित, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक। तो द्रव अवस्था आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक। अब उसके बाद तीसरी अवस्था पढ़ते हैं, गैस अवस्था। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे गैस अवस्था को, देखिए, इसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इसका आयतन एवं आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उदाहरण में लिख दीजिए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, ठीक। अब देखिए, कभी कभी होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, 1 किलो का सिलेंडर है, और ये हमारा क्या है, 15 किलो का सिलेंडर है, ठीक। अब कभी कभी होता है कि हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, और 1 किलो वाले सिलेंडर में मान लीजिए इसमें 1 किलो गैस भरी जा सकती है, और इसमें हम कितना गैस भरा देते हैं, 200 ग्राम गैस भरा देते हैं, और रेगुलेटर लगाकर चूल्हा से जोड़ करके हम जलाते हैं, तो ये हमारा क्या करने लगता है, चूल्हा जलने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि गैस के अणु जो होते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, काफी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जिस आकृति में हम रखते हैं उसी आकृति को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब जगह है 1 किलोग्राम का, और कितना रखते हैं, 200 ग्राम। अब ये पूरा सिलेंडर में गैस क्या हो जाती है, फैल जाती है, और जिससे हमारा चूल्हा क्या करता है, जलने लगता है। अर्थात इससे साबित होता है कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिस आकार में हम इसको रखते हैं वही आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती को हम क्या करते हैं, सॉरी, अगरबत्ती को क्या करते हैं, किसी कोने में जला देते हैं, और पूरे कमरे भर क्या करती है, कहीं पर हम जाते हैं उस कोने पे जाएंगे तो वहां पर भी महकने लगेगी, और क्या इस कोने पे जाएंगे यहाँ पर भी महकने लगेगी, मतलब पूरा क्या कर जाती है, फैल जाता है, ठीक है। मान लीजिए सिलेंडर खोल दीजिए यहाँ से, और फिर उसके बाद कहीं पर भी माचिस जलाइए, और हमारा माचिस वहां पर मतलब जलने लगेगी, गैस क्या करने लगेगी, जलने लगेगा। इससे साबित होता है कि इसके आकार एवं आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। अब देखिए, चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है भाई, ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। देखिए, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करने पर प्राप्त करते हैं, गर्म करने पर प्राप्त करते हैं। प्लाज्मा अवस्था को हम क्या करते हैं, गर्म करने पर प्राप्त करते हैं। मान लीजिए लोहे को अगर हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो लोहा हमारा क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो कैसी अवस्था कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, ठीक है। और तीसरा है जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है, बोस-आइंस्टीन अवस्था। तीसरा है इसको गर्म करने पर प्राप्त करते हैं, और अभी तक इसकी जो खोज हो रही है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ठंडा करने पर, ठंडा करने पर प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ठंडा करने पर, और प्लाज्मा अवस्था को हम क्या करते हैं, गर्म करने पर प्राप्त करते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन अवस्था, ठीक है। अब उसके बाद हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक आधार को क्या करते हैं, बांटते हैं, भौतिक आधार को
समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसको इधर आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लेंगे ये होंगे। आगे देखिए, देखिए भौतिक परिवर्तन का दूसरा आधार क्या था? रासायनिक आधार। कौन सा आधार था? रासायनिक आधार। देखिए क्या दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? दो। इसको हम बांटते हैं दो भागों में। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला देखिए शुद्ध पदार्थ, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ जो प्रकृति द्वारा निर्मित, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है, जो मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा निर्मित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, प्रकृति द्वारा निर्मित शुद्ध पदार्थ और जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में जैसे दूध क्या है? एक प्राकृतिक है। ठीक है, दूध कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। और दूध में हम जब पानी मिला देते हैं, दूध में जब हम पानी मिला देते हैं तो कैसा पदार्थ बन जाता है? अशुद्ध पदार्थ। क्योंकि गाय से दूध हमें मिलता है तो दूध गाय में देती है, शुद्ध देती है। लेकिन हम क्या है? मानो उसमें पैसा कमाने के लिए, उसको या अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। तो पानी मिला देते हैं तो कैसे हो जाता है? अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। ठीक है, वनस्पति घी है, कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। जब उसमें हम मिलावट कर देते हैं कैसा पदार्थ बन जाता है? अशुद्ध पदार्थ बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।